चलो ठीक, 3 लॉज ऑफ अगर डिस्क्रिप्शन करना है तो कर सकते हैं ना अपन, है ना, डिस्क्राइब करने कर सकते हैं। तो पहला लॉ डिस्क्राइब करता है इनर्शिया को। इनर्शिया रेस्ट में भी होता है, मूविंग में भी होता है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वैसे ही करेगी, है ना। बंद करो तो रे पंखा, भाई ठंडी लग रही है मेरे को, तबीयत ठीक नहीं है मेरा, ठीक है। अच्छा, अपने को पता है ना एसएचएम में अपन पढ़े थे कि पेंडुलम बीच पोजीशन में आके आगे इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। सेकेंड लॉ डिस्क्राइब करता है किस चीज को, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। थर्ड लॉ किसको डिस्क्राइब करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर को, ठीक। तो ये कर लोगे, लिख लोगे इसको, तो इसमें 2 नंबर का 3 नंबर का आता है लिखने, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आता है कि 2 नंबर में ये भी पूछता है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, वो भी लिख सकते हैं ना। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम। थोड़े समय के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब फोर्स लगता है तो वो बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देता है। मोमेंटम मतलब mv माइनस mu, ठीक है। और क्या है, फिर फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। फ्रिक्शन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है, एनालिसिस करने आता है। 2 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक, ये कब लगेगा, जब बॉडी कहाँ पे होगी, रेस्ट पे। और दूसरा होता है काइनेटिक या डायनामिक, ये कब काम करेगा, जब बॉडी कैसे करेगी, मोशन में। दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, लार्जर कौन सा होता है, कोफिशिएंट अगर दिया रहेगा जनरली क्या ऐसा हो सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा हो डायनामिक ये स्टैटिक से, पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। तो जनरली म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से। कैसे निकालते हैं अपन म्यू एस को, केस किए हैं ना अपन, याद करो, बहुत सारे केसेस किए हैं। जैसे एक बॉडी है, लेट्स सपोज 10 न्यूटन की, 10 केजी की ले लो, ठीक है। इस पे हमने फोर्स लगाया कितना, लेट्स से 40 न्यूटन फोर्स लगाया। इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा 10 जी, है ना। अब इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, मान लेते हैं इसका म्यू एस 0.1 है। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अच्छा 0.1 इंटू नॉर्मल, मैं जी को 10 ले लूँ, ठीक है, तो 100, ये कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बॉडी रेस्ट पे है मोशन में, ये बॉडी रेस्ट पे कि मोशन में, ये बॉडी मोशन में है। अगर मैं यहाँ पे 40 न्यूटन लगाने के बजाय मान लेते हैं 8 न्यूटन कर देते, अब बताओ, अब बॉडी किस पे, रेस्ट पे। मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये क्या है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फ्रिक्शन है जब बॉडी रेस्ट पे रहती है। उसके बाद हमने देखा है ना केसेस पढ़े व्हेन द मोशन इज इम्पेंडिंग, इससे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा है तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, है ना। तो अब बताओ, अब इस केस में बताओ, जब हम 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो कितना है फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है, फ्रिक्शन कितना है 10। अब फ्रिक्शनल, अभी बॉडी रेस्ट पे है बेटा, अब कितना है फ्रिक्शन 8। म्यू एस ये वाला जो वैल्यू है ये मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए होता है, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा उसके बराबर होगी, तभी तो रेस्ट में होगा, इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश होगा ना, आगे 8 पीछे 8 तब जाके बराबर नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो अभी कितना लग रहा है 8, मान लेते हैं इसको मैं बढ़ा के कर दूं 12। अब क्या करेगी बॉडी, रेस्ट पे मोशन में, अब मोशन में है। अब यहाँ पे म्यू एस एन लेंगे या फिर म्यू के एन लेंगे, अब म्यू के एन लेंगे, क्लियर है।
एलिवेशंस कर लोगे, ठीक। प्रूफ तो इसमें किसी का नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, कल करवाई हूँ प्रूफ। इस चैप्टर में तो सबके आएंगे, सब पढ़। फिर हमने सूडो फोर्स या इनर्शिया फोर्स वाले क्वेश्चन किए, ले लेना, ठीक है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? अच्छा बताओ, इनर्शिया फोर्स काम कब आता है? इनर्शिया फोर्स कब पिक्चर में आता है? इसको इनर्शिया फोर्स भी बोलते हैं और इसको अपन सूडो फोर्स भी बोलते हैं। ये कब आता है पिक्चर में? तो हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जब वो स्टेशनरी होता है तो जब हम स्टडी करते हैं उसमें हम इनर्शिया फोर्स पिक्चर में नहीं आता, क्योंकि फ्रेम अपना स्टेशनरी है, रुका हुआ है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मैं जिस जमीन पे अपन रख के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये पंखा चल रहा है, मैं रुकी हुई हूँ, तो इस पंखे का एब्सोल्यूट मोशन मैं स्टडी कर सकती हूँ। अगर मैं ही घूमने लग जाऊं, ठीक है, मैं घूम रही हूँ, पंखा भी घूम रहा है, तब मेरा मोशन भी तो पिक्चर में आएगा ना। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, पहले मुझे स्टॉप करेंगे, है ना, यही देखे थे ना। तो जब फ्रेम मूव करने लगते हैं अपन सबसे पहले फ्रेम को रेस्ट पे लाते हैं। एग्जाम्पल बताया था ना, बॉल रखी थी, पेपर रखा था, जब इसको मूव कराते हैं तो बॉल अपने आप पीछे जाती है। क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अपन ने क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया उस पर, क्या बॉल को टच किए? नहीं, अपन ने रेफरेंस फ्रेम को मूव करा दिया। तो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स किए हैं ना अपन, करोगे क्या? चलो ऐसे ही लेते हैं। ये एक लिफ्ट है, ठीक है, ये एक लिफ्ट है। यहाँ पे मैंने एक वेइंग मशीन लगा दी जो वजन नापती है। यहाँ पे एक इंसान ऐसे ही है उस मशीन के ऊपर, ठीक है। ये लिफ्ट का केबल है। अभी जो लिफ्ट है वो रेस्ट पे है, ठीक। इस इंसान का मास है m, तो वेट कितना हो जाएगा? mg, ठीक है। फ्लोर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा और वही रिएक्शन फोर्स क्या मेजर करता है? ये इसका वेट मेजर करेगा। तो जब केबल या लिफ्ट रेस्ट पे है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। इस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं इसका। तो ये अगर बॉडी है तो जितना ये वेट नीचे लगा रही है उतना ही रिएक्शन ऊपर आ रहा है, उतना ही रिएक्शन ऊपर आ रहा है। इसको R ले लो। तो अभी इस केस में ये अपना असली वेट बताएगी या कोई कुछ बदलाव होगा इसमें? सही वेट बताएगी। जितना तुम धरती को बोझो उतना ही बताएगी, है ना, कम ज्यादा नहीं करेगी। अब मान लेते हैं मैंने लिफ्ट को मूव करना शुरू कर दिया। ये हो गया। ये कब आएगा? जब एक्सेलरेशन कितना है? 0। लिफ्ट किस में है? रेस्ट में।
मान लेते हैं मैं लिफ्ट को मूव करा रही हूं ऊपर की तरफ, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। क्यों रट के बैठे हो, क्यों? कैसे करेंगे अब इसको? अब ये रिएक्शन चेंज होगा कि नहीं? क्या वेट चेंज होगा इंसान का? क्या वेट चेंज होगा इंसान का? हल्का भारी हो जाएगा क्या? रिएक्शन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वेट चेंज नहीं होगा इंसान का, पर जो रिएक्शन निकल के आएगा वो चेंज होगा। और ये जो चेंजिंग रिएक्शन है इसी को तो बोलते हैं अपन अपेरेंट वेट। सही में थोड़ी भारी हो रहा है इंसान, पर रिएक्शन चेंज आ रहा है। कैसे लिखेंगे अब इसको? मान लेते हैं अब ये R1 आ रहा है, सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे। तो इस बॉडी पे एक सूडो फोर्स भी काम करेगा जिसका मास m ही रहेगा, एक्सेलरेशन a ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं हम। अब इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब लिखो R1 माइनस mg माइनस ma इज इक्वल टू 0। तो R1 कितना आ गया? mg प्लस a, ये आ गया। अब ये जो R1 है ये R से ज्यादा है, मास चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है? रिएक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, बॉडी का मास कोई चेंज नहीं हुआ है, पर जो वेइंग स्केल रिएक्शन दे रहा था वो चेंज हुआ है। तो इस केस में इंसान को क्या लगेगा कि मेरा वजन बढ़ गया है। इसीलिए चलती लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर जाए तो वजन नहीं नापना चाहिए। ठीक है, अगर आप वेट कॉन्शियस हो तो। दूसरा केस लेते हैं, तीसरा केस लेते हैं। ये क्या हो गया? केस 2। तीसरा केस लो, जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? नीचे। ये लिफ्ट है, ये आप हो, लिफ्ट जा रही है नीचे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बॉडी नीचे, mg। यहाँ पे ये रिएक्शन जब आएगा, अब जो रिएक्शन आएगा वो अलग आएगा। वो ना R के बराबर रहेगा ना R1 के बराबर रहेगा। अपने को ये रिएक्शन ही कैलकुलेट करना है ना। अब रिएक्शन लेते हैं R2। बताओ सूडो फोर्स किस तरफ लोगे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना लोगे? ma। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखें, क्या लिखेंगे? R2 प्लस ma माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड रिएक्शन क्या आ गया? mg माइनस ma। क्या लिख सकते हैं अपन इसको? mg माइनस a लिख सकते हैं। एक्चुअल वेट आया ये, अपेरेंट वेट आए R1 और R2। इस केस में ज्यादा आया, उस केस में कम आया। उतारो इसको। पुली वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लिख लिए? कर लेंगे, लिखते बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आए तो अपन पहले गिवन लिख लेंगे। सबसे पहले वाला केस लेंगे जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फिर केस 1 बना के, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अपेरेंट वेट। गिवन लिख के
इक्विलिब्रियम फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख के सूडो फोर्स की अकाउंटिंग करके फिर आओगे रिजल्ट पे, ठीक है। अच्छा वो ग्राफ क्या बताता है? ग्राफ क्या बता रहा है कि अप्लाइड फोर्स के साथ फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। मान लेते हैं मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया, ये मैक्सिमम वैल्यू फोर्स जिसके बाद मोशन शुरू हो जाता है, उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे और इसकी वैल्यू म्यू एस एन के बराबर होगी। अगर बॉडी उससे कम फोर्स लगा रही है तो फ्रिक्शन भी कम वाला ही लगेगा, है ना, ये वाला नहीं लगाओगे उसमें फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करें, लिखो ब्लॉक ए of weight 100 Newton, block A of weight 100 Newton rests on a frictionless inclined plane of slope 30 degree. Rests on a frictionless inclined plane of slope 30 degree. डायग्राम बना देती हूँ। A flexible cord attached to A passes over a frictionless pulley, and is connected to block B of weight W. Find the weight connected to a pulley, frictionless pulley, and is connected to a frictionless pulley, ठीक है, and is connected to block B of weight W. अपने को W निकालना है, फाइंड W। देखो ये हमारे पास प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इसका? 30 डिग्री। मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक ए है, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है ना अभी, और इसका वजन कितना है? 100 न्यूटन। ये ब्लॉक ए, यहाँ पे एक पुली लगी है, इस पुली के माध्यम से एक रोप से कनेक्टेड है, जिससे एक दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक बी, और इसका वेट है W। अब ये बोल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है और आप वजन निकाल लो W का, निकाल सकते हैं। फ्रिक्शनलेस पुली है मतलब, हाँ, फिर फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस क्या है ये डेटा का? सूर्या, फ्रिक्शनलेस पुली मतलब टेंशन सेम होगा, अलग अलग होगा रोप में? सेम होगा। टेंशन सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम होगा। हे भगवान, अगर पुली में फ्रिक्शन होता तो टेंशन अलग अलग आता, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? बनाओ, रिजॉल्व करो, W निकालो। पहले क्या लिखोगे? गिवन डायग्राम बनाओगे सुंदर सा। पहले एनालिसिस करो, किसके लिए करोगे? फॉर बॉडी ए। पहले एनालिसिस किसके लिए करोगे? बॉडी ए के लिए। दूसरा एनालिसिस किसके लिए करोगे? बॉडी बी के लिए। तो बॉडी ए के लिए करो, ये है बॉडी, वेट लग रहा है कितना? 100 न्यूटन। अच्छा, ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल बताओ कितना आएगा? 30 डिग्री। कैसा आया? कर सकते हैं ना, ठीक। ये 30 डिग्री, अब इसको रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट्स में। ये वाला कंपोनेंट 100 cos 30, ये वाला कंपोनेंट 100 sin 30। क्या फ्रिक्शन है पिक्चर में? नहीं। फ्रिक्शन होता तो
इसकी टेंडेंसी कहाँ है जाने की, नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे। ठीक है, यहाँ पे एक रोप भी है जिसपे टेंशन लग रहा है T, एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, 100 cos 30 के। तो यहां से अपने को एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन मिल गई, क्या आएगी वो, क्या आएगी, 100 sin 30 इज इक्वल टू T। या फिर हम लिख सकते हैं, सिंस इस प्लेन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रही है, तो अपन क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द प्लेन, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द प्लेन इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखेंगे ना। सबसे पहले बॉडी ए डायग्राम, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये 0 आएगा, ऐड कर दो 100 sin 30 माइनस टी इज इक्वल टू 0। sin 30 की वैल्यू 1/2 50 हो जाएगी, तो टी की वैल्यू कितनी निकली, 50 न्यूटन। तो लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो सीखने में इंटरेस्ट नहीं है क्या तेरे को, कितने मार्क्स का आएगा, लिखने में आलस, पढ़ने में आलस। वो निकाल बॉडी बी के लिए। अब क्या लिखेंगे, दूसरा एनालिसिस, इस इक्वेशन को एक नंबर दे देना, इक्वेशन ए बोल दो या इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखोगे, फॉर बॉडी बी, बॉडी बी का इक्विलिब्रियम, फिर इसका क्या बनाओगे, एफ बी डी, बॉडी बी के लिए ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे है इसका वेट। अब ये भी किसमें है, इक्विलिब्रियम में, इसलिए सम ऑफ फोर्सेस इस पे कितनी हो जाएंगी, 0। अपने को पता है, तो यहाँ पे लिखोगे, सिंस द पुली इज फ्रिक्शनलेस, टेंशन अक्रॉस द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन लिख लोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो W किसके बराबर हो जाएगा, 50 न्यूटन के। समझ गए, समझ गए। यहाँ पे फ्रिक्शन पिक्चर में आता तो यहाँ पे T के साथ एक टर्म और आ जाता पीछे। ठीक है, मान लेते हैं B भारी है, B नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन से, तो ये भी ऊपर जाएगा, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ये ही, इससे कम, इससे ज्यादा, कितनी, सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या अज्यूम करते हैं कि थ्रेड कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, जितना ये नीचे आएगा उतना ही आगे जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम तो एक्सेलरेशन सेम। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, वेट का एक कंपोनेंट भी कहाँ लग रहा है, पीछे, तो कैसे लिखोगे, T माइनस W, W ले लेते हैं इसको, 100 sin 30 माइनस फ्रिक्शन का कंपोनेंट इंटू n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये वाली इक्वेशन आ जाती, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा अगर मूव करेगा तो, और इस केस में ये नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, W माइनस टी ए। अब इसका मास लेंगे, इसका नहीं, इसका मास कितना है, इसका 10 ले लें अपन, G को 10 मान ले तो ठीक है, इसका मास कितना आएगा, W बाई जी इंटू ए। अब यहां से W और T निकाल सकते हैं दो इक्वेशन से, तो चाहे इक्विलिब्रियम में रहे, चाहे विद फ्रिक्शन रहे, चाहे विदाउट फ्रिक्शन रहे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। लास्ट में आंसर लिख देना, कंक्लूजन। तो अपने केस में कंक्लूजन क्या आएगा, पहली चीज, द वेट ऑफ द बॉडी इज 50 न्यूटन, द वेट ऑफ ब्लॉक बी इज 50 न्यूटन और द टेंशन इन द कॉर्ड इज 50 न्यूटन। ठीक, एक क्वेश्चन, लामीज थ्योरम वाले क्वेश्चन कर लोगे, इसके तो बहुत प्रैक्टिस किए हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, 2 masses 8 kg and 12 kg
masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light in extensible string. क्या सुनाई दिया? स्ट्रिंग, ठीक। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो लंबा नहीं होगा, जिसमें कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, समझे? दैट गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। दो चीजें निकालनी है इसमें, क्या? सबसे पहला, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। इसका फ्री बॉडी डायग्राम सूर्या बना के दिखाएगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, पार्ट 1। और पार्ट 2 क्या है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो मासेस हमारे पास 8 और 12 किलो के, दोनों कनेक्टेड है एक पुली से, ठीक है। तुम्हें डिसाइड करना है कौन नीचे जाएगा। ऑब्वियस है ना, कौन नीचे जाएगा, कौन सा मास ऊपर जाएगा। अब जो जितना नीचे जाएगा उतना ही एक ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन एक का ऊपर एक का नीचे। और टेंशन बोल दिया है, फ्रिक्शनलेस पुली है, तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में कैसा रहेगा? सेम। एफबीडी बनाओ पहले, ठीक है, सही है। कौन सा ऊपर जा रहा है? ठीक है, दो इक्वेशंस आएंगी ना, लिखो। हाँ बना ले, ठीक। मैं देख रही हूँ। सबसे पहले गिवन लिखोगे ना डायग्राम बनाने के बाद? एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 10 है? नहीं बेटा, नहीं, मास है ना, मास 8 और 12 है, वेट नहीं है 8 और 12। टेन जी लेके किए हो, ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेके किए हो, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है रामा? 2 आ रहा है ना, 2 सही है। टेंशन कितना आ रहा है? न्यूटन। बिना एक्सेलरेशन 10 के टेंशन 96 कैसे आ रहा है? अच्छा, 2 लेके किए,
अच्छा अभी मैं करूंगी इसको। अच्छा सूर्य कितना आया? आ रहा है? चलो जब तक सूर्य नहीं निकालता, सूर्य निकाल के दिखाएगा। कितनों से बना रिया? क्या कुछ बना इसमें? बन गया पीछे बेटा, बन रहा है थोड़ा बहुत। चलो क्या करें, कुछ करें, शुरू करते हैं। ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक ये ऊपर जाएगा, ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। उसमें लिखोगे ना, सिंस द पुली इज फ्रिक्शनलेस टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे अगर टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। फिर क्या लिखोगे, फॉर बॉडी जिसका वजन कितना है 12 kg, लेट्स से इसका नाम है बॉडी ए। फॉर बॉडी ए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। कितना है? 12g। टेंशन कितना है? ऊपर। एक्सेलरेशन कितना है? नीचे a। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ लगा के नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है? नीचे है ना। तो क्या लिखेंगे, 12g माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 12a। ये आ गई इक्वेशन 1। अब फॉर बॉडी बी, इसको बॉडी बी बोलो। बॉडी बी के लिए क्या करेंगे अपन, फिर वैसे ही लिखेंगे फॉर बॉडी बी। वेट आ रहा है नीचे 8g, टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर। नेट फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, तो अपन क्या लिखेंगे, t माइनस 8g इज इक्वल टू 8a। ये आ गई इक्वेशन 2, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ गायब कर सकते हैं। t माइनस 8g इज इक्वल टू 8a। एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, क्या आएगा अपने पास, 4g इज इक्वल टू 20a। a कितना आ जाएगा, g बाय 5। g को अपन 10 ले लेते हैं, तो 10/5। तो a कितना आ गया लगभग, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को अपन पुट कर देंगे इसमें, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 2 या फिर इन इक्वेशन 1, ऐसे करके प्रोसीड करेंगे। फिर क्या आएगा, t माइनस 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 2। तो t कितना आ गया, 80 प्लस 16 कितना आ रहा है, 96 न्यूटन। Hence the required acceleration is 2 यूनिट के साथ, है ना। required acceleration is 2 यूनिट के साथ and the required tension is 96 न्यूटन। यूनिट नहीं भूलना, समझ गए। वो जो लिफ्ट वाले केस में लेट अस अज्यूम के लिफ्ट फेल हो गई और वो फ्री फॉल कर रही है। अब फ्री फॉल मतलब समझ रहे हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, g के बराबर। फ्री फॉल कर रही है मतलब उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, 9.8 के। उस समय कितनी रीडिंग आएगी, किए ना अपन, कर सकते हैं। फ्री फॉल हो रहा है मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, g। अब मुझे रिएक्शन निकाल के बता सकते हो, निकालो कितना रिएक्शन आएगा उस टाइम पे। g माइनस जी कितना आ गया, 0, वेटलेस। ठीक है, चलो क्या करें,
अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो। एक ग्राफ बनाना है अभी, उस पर क्वेश्चन लिखना। इन द फॉलोइंग ग्राफ the total impulse acted on the body of mass 2 kg in the first 20 seconds is mass 2 kg in the first 20 seconds is। चलो ग्राफ बना दूं। स्ट्रेट लाइन है ना, वैल्यू बता रहे हो 4 2 ये 4 है, ये टाइम है ना, ये सेकेंड्स में 4, ये 18, ये 22, इसकी वैल्यू कितनी है 2, ये वेलोसिटी है, इसमें है मीटर पर सेकेंड में, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, इस वाले पॉइंट की। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हम उनको दिया है, तो फोर्स निकाल, मास हमें पता है, तो पहले फोर्स निकाल सकते हैं, है ना। फोर्स क्या करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया यहां से, अलग अलग टाइम पीरियड पे एक्सेलरेशन अलग अलग है ना, तो उस ड्यूरेशन में फोर्स भी अलग अलग होगा कि नहीं। फोर 18 22 ही है ना, हाँ ठीक है। बताओ कितना आ रहा है। अपने पास 3 टाइम पीरियड्स हैं, एक टाइम पीरियड ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। ठीक है, अपने को इसमें भी 22 तक नहीं जाना है, अपने को बोला है कि 20 पे बताओ, पर 20 की क्या तुम्हें वेलोसिटी दी है, नहीं, तुम्हें खुद पता करनी है। कितना है, चलो पहला ड्यूरेशन लेते हैं ना। करूं मैं, आंसर बता रहे हो कोई, आंसर बताओ पहले।
सारे कैलकुलेशंस दिमाग में हवा में हो जाएंगे हमारे। बताओ आंसर, बता सूर्या। क्यों, एरिया क्यों निकालना है? अच्छा है बेटा तुम्हारा, चुपचाप एरिया निकाल दो, काम खत्म। अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया होता तब तुम निकाल सकते थे। अभी तुम अभी क्या करें, इम्पल्स निकालो। अच्छा चलो, अपन फर्स्ट रीजन ले रहे हैं। फर्स्ट रीजन में टाइम कहां से कहां तक है? रीजन 1 लो पहले, अपने ग्राफ बना दिया, नेमिंग कर दिया। टाइम कहां से कहां तक है? t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक। यहाँ पे वेलोसिटी देख पा रहे हैं, कांस्टेंट लाइन है ना, मतलब स्लोप कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी या वेरिएबल आएगी? कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल सकती है स्लोप से। कितनी आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू? इस रीजन में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना? 2 कहां से आ रहा है? स्लोप निकाल लो भाई इस लाइन का। तुम लोग गणित वाले ही हो ना? एक्सेलरेशन में स्लोप ही तो निकालना है। हाँ, और दूसरों के साथ रहो, सही को भी गलत करा देंगे ये ऐसे। इस रीजन में हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, ठीक है। तो इस रीजन में फोर्स कितना लग रहा है बेटा? मास कितना दिया है? एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? इसको मैं F1 बोल देती हूँ। तो फोर्स कितना आ रहा है? 1 न्यूटन। रीजन 2 देखो, अब रीजन 2 का तुम बताओ क्या है? टाइम कहां से कहां तक है? 4 से लेके 18 सेकेंड्स तक। क्या है एक्सेलरेशन की वैल्यू? हे भगवान, क्या है एक्सेलरेशन की वैल्यू? 1/9? 0 है। बेटा लाइन में कोई ढलान नहीं है ना, बेचारा सपाट है, प्लीज। इस केस में एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो फोर्स कितना हुआ? F2 0। रीजन 3 में आओ, हमें सिर्फ 18 से 20 तक जाना है। तो टाइम इज इक्वल टू 18 सेकेंड से लेके अपने को जाना है 20 सेकेंड्स तक। मुझे यहाँ की एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। अरे भैया, चाहे आधा जाओ या पूरा जाओ, ढलान तो सेम है, तो एक्सेलरेशन तो सेम आएगा। कितना आ रहा है एक्सेलरेशन? ये डिफरेंस कितना है? 2। ये डिफरेंस कितना है? 4। चाहे इस लाइन का स्लोप निकालो या इस लाइन का स्लोप निकालो, एक्सेलरेशन तो सेम है ना इस ड्यूरेशन में। एक्सेलरेशन कितना है? 0.5। तो फोर्स कितना आ गया? 1 न्यूटन। मास कितना दिया आपने को? 2। तो फोर्स फिर से कितना आ गया? अपने को इंपल्स निकालना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके टाइम पीरियड से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके टाइम पीरियड से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके टाइम पीरियड से। बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? टोटल इंपल्स बताओ कितना आ रहा है?
यूनिट बताओ। तो इसका इंपल्स कितना आ रहा है, कितना लिखेंगे इसको, 1 इंटू कितना टाइम है, 4 सेकेंड्स, तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन सेकेंड। इसका कितना है 0, इसका कितना है 1 इंटू टाइम, 22 तक मत ले लेना, 2 लेना है, तो कितना आ गया 2 न्यूटन सेकेंड। टोटल इंपल्स कितना है 4 + 2 कितना आ जाएगा, इसमें क्या कठिन था है, क्या कठिन था बेटा इसमें, सूर्या नहीं था कठिन, तो बना क्यों नहीं, क्या गलत किया, छोड़ो, लिखो क्वेश्चन। A force of 49 न्यूटन, 11वीं पास होना है ना, हाँ, A force of 49 न्यूटन is able to move a block of mass 10 kg on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction. Calculate the coefficient of friction. सबसे पहले गिवन लिखो और हैंडराइटिंग ठीक करो। और एफबीडी बनाओ। बन रहा है कि नहीं, ये भगवान। आ गया कितना पॉइंट, देखते हैं, आंसर नहीं पता है मेरे को। क्या दिया है गिवन, क्या क्या है, क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन दिया है, फोर्स कितना दिया है 49 न्यूटन, मास कितना है इसका 10 kg, क्या बोल रहा है, ठीक है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे एक 49 10 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है और ये बोल रहा है कि इसको 49 न्यूटन वाला फोर्स पुल कर पा रहा है। एफबीडी बनेगी ऐसी, वेट कितना है 98 ले लो, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 98 कैसा है 9.8 लिए, अपने को फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है ना, तो अपने को पता है, अपने को n की वैल्यू पता चल गई, n कितना है अपना 98। अब इक्विलिब्रियम लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे 49 माइनस म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू 0, तो 49 इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू एस इज इक्वल टू क्या 49 बाय 98 1/2 0.5 0.5 आ रहा है, म्यू एस कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, यस क्या होता है, यस आ गया, कुछ और आ रहा था, हाँ ठीक है ना 10 लेके किया चलेगा 0.5, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो,
फिर अपन वर्क एनर्जी पावर में चलते हैं। क्या हो गया पूछ में से? क्या 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 वेट क्यों लिए? वो वेट ही तो है। मैं 9.8 ली हूँ। ये लो भाई, ये लो, समझ गए? करो जरा क्वेश्चन सॉल्व करो। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is given as 2t I cap plus t square j cap. वेलोसिटी वेक्टर दिया है, ठीक है। फाइंड द मोमेंटम and the force acting on it. Find the momentum and the force acting on it at time, कब निकालना है? 2 सेकेंड पे। ये वाला मैं नहीं बता रही, ये तुम खुद करोगे। मोमेंटम क्या होता है? mv मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, फोर्स को पहले तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आई कैप जे कैप के टर्म्स में, और दूसरा फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओगे, ठीक। बताओ, अभी तक सवाल पढ़ रहे हैं अपन, अभी तक गिवन नहीं लिखे हैं। गिवन लिख लिए? ठीक। मोमेंटम क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर है ना ये, तो मोमेंटम को क्या लिखेंगे? और फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? सब बता दी हूँ, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकती मैं, ठीक है। कितना आ रहा है? रायमा क्या 8 क्या 8 क्या 8 वेक्टर फॉर्म में आएगा बेटा। तेरे को तुम भगा दूंगी बेटा क्लास से, तो ठीक है ना, अच्छी बात तो है। गलत कहाँ बोली? कितना आ रहा है मोमेंटम? कितना आ रहा है मोमेंटम? कितना आ रहा है? आई कैप जे कैप में नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है ना, बोल ना। 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप ना, हाँ सही है,
इसमें डरने वाली क्या बात है इतनी? फोर्स बता दे बेटा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी बता दो और मैग्नीट्यूड भी बता दो इसका। हाँ सही है, क्या बात है। 4i कैप प्लस 8j कैप, ये फोर्स आ गया न्यूटन में, ये मोमेंटम है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे अपन? रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64 प्लस 16 रूट ओवर 80, रूट ओवर 80 आ रहा है ना, 80 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड आ गया। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? कर दूं? नहीं, मुझे क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? सूर्या बता बेटा, करूं नहीं करूं? कर दूं? ये सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, आजा तू सॉल्व कर दे। ठीक, चलो वेलोसिटी कितनी दी है? ये दी है। टाइम 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी आएगी? जहां पे भी t है वहां पे क्या पुट कर दोगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 4i कैप प्लस 4j कैप। अब मोमेंटम पता है अपने को क्या होता है? क्या है? मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। मास कितना दिया है? 2 किलो। मास 4i कैप प्लस 4j कैप, तो मोमेंटम कितना आ गया इसका? 8i कैप प्लस 8j कैप। एक ये सॉल्व हो गया। अब वेलोसिटी से अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट ये वाला है जिसको अपन बोलेंगे vx, लिख लो इसको। एक कंपोनेंट ये वाला है जिसको बोलेंगे vy। इसका मतलब दो कंपोनेंट्स आएंगे एक्सेलरेशन के, एक ax आएगा, एक ay आएगा। तो ax कैसे निकालोगे? d ऑफ vx अपॉन dt। vx की वैल्यू क्या है? 2t। डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा? 2। ay कितना आ जाएगा? d ऑफ vy अपॉन dt। डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? 2t। तो अगर एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना चाहे अपन तो कैसे लिखेंगे इसको? 2i कैप प्लस 2tj कैप। अब टाइम 2 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स पे? 2i कैप प्लस 4j कैप। ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मास से। तो फोर्स निकालो। मास है 2, कितना आ गया? 2i कैप प्लस 4j कैप। तो कितना आ जाएगा ये? 4i कैप प्लस 8j कैप न्यूटन में ना। ये फोर्स का कंपोनेंट है अलोंग x, ये फोर्स का कंपोनेंट है अलोंग, ये Fx है और ये है Fy। तो फोर्स वेक्टर भी लिखते हैं ना अपन, कैसे लिखेंगे? Fxi कैप प्लस Fy j कैप। क्लियर है? वर्क एनर्जी में चले, इसके क्वेश्चंस कर लोगे? चलो वर्क एनर्जी में चले हम। अच्छा, पूछता है ना कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड चेंज इन एनर्जी, है ना? चलो ये घर से एक बार करके लाना। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एंड डिराइव वर्क एनर्जी रिलेशन। और दूसरा लिखो
derive the relationship between linear momentum and kinetic energy. करके लाना, नहीं बनेगा तो ट्राई करेंगे, ठीक? क्या अब क्या पता, इतना तो पढ़े ना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज, क्या derive the relationship between linear momentum and kinetic energy. एक क्वेश्चन और लिखो, प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स. प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स. एक क्वेश्चन और लिखो. कितने टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े थे अपन? कितने टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े थे? कौन कौन से? एक तो हे भगवान, एक तो स्टेबल, हाँ वेरी गुड. दूसरा, वो क्यों बोले, तुम बोलो. दूसरा अनस्टेबल. तीसरा न्यूट्रल. इसको भी डिराइव करके लाओगे. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? 5 नंबर ना. चलो क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स. A body is constrained to move along z-axis. A body is constrained to move along z-axis and is subjected to a constant force of negative I cap, 2j cap और 3k cap. 3 है ना, हाँ, न्यूटन ना, न्यूटन है. What is the work done by this force in moving the body over a distance of 4 meter along the z-axis? 4 meter along the z-axis. क्या करेंगे बेटा? फिर से बोल देती हूँ. क्वेश्चन है अपना, a body is constrained to move along z-axis of a coordinate system and is subjected to a constant force दिया है. What is the work done by this force in moving the body over a distance of 4 meter along the z-axis? तुम्हारे पास फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, तुम डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखोगे? याद करो, वर्क डन क्या होता है? F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट है ना ये. डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखोगे? कितना है डिस्प्लेसमेंट? 4 ना. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखोगे? 0 I cap, वेरी गुड. और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये फोर्स का वेक्टर दिया है हमको कितना? माइनस I cap प्लस 2j cap प्लस 3k cap. वर्क डन पता है अपने को क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट. तो या तो अपन लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, और इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं तो मॉड F मॉड S cos थीटा. इस फॉर्मेट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट लगा लेते हैं. अपने को पता है I डॉट I कितना होता है? 1.
जे डॉट जे कितना होता है 1, के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1, लेकिन आई डॉट जे, जे कैप डॉट आई कैप और के कैप डॉट जे कैप, जे आई सॉरी के आई, ये कितने बराबर होगा 0, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा इसका आंसर कितना है, के कैप इंटू के कैप तो 1 हो गया बेटा, 4 इंटू 3 12 आया, यूनिट बताओ वर्क डन का जूल, ये न्यूटन में, ये वाला किस में न्यूटन में, और ये किस में मीटर में, तो वर्क डन कितना आया 12 जूल। वर्क डन कैसा है, स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है, एनर्जी स्केलर है भाई, a body of mass 0.5 kg, a body of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity of ये देखो एक्सप्रेशन है ना, v is equal to ax to the power 3/2, ठीक है, where a is equal to, a की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू है 5, ठीक है, calculate the work done by the net force, calculate the work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 meter to, from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter, वर्क डन निकालना है, जितने तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सब लगा दो, कैसे निकालोगे, आया, क्या कर रहे हो, गिवन लिखने के बाद कुछ कर रहे हो, कुछ हो रहा है, क्या अप्रोच है, डिफरेंशिएट करोगे,
डिफरेंशिएट तो चलो ठीक है कर दोगे, पर कैसे करोगे बेटा? दिया है क्या कुछ? क्या अप्रोच बचा अपने पास? देखो अपने को वेलोसिटी पता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट पता है, अपने को और क्या पता है? मास पता है, ठीक है। अब अपन एक्स पे रख के, तो एक्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही है ना, वेलोसिटी बेसिकली पोजीशन के साथ वेरी कर रही है। तो जब उसकी पोजीशन 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? ए की वैल्यू 5 दी है अपने को, वेलोसिटी जब 0 है तो एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक, ये v1 ले लो। जब x की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी कितनी है? 5 इंटू 2 का पावर 3/2 ना। कितना आएगा ये? कुछ आएगा? कुछ आएगा? इसको ऐसे ही रखने दो। अब अपने को पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, रफ्तार पकड़ रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस 2 इतनी है, मतलब वेलोसिटी इतनी है, कैसे करेंगे? हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। आ गया? कुछ करना था इसमें? कैसे खुंदरू हो तुम लोग? क्यों सूर्या, कुछ करना था? कठिन था तो कर क्यों नहीं रहा है तू? कितना आ रहा है? ये तो टर्म 0 हो जाएगा, v1 पता है अपने को 0 है, कितना बचेगा? हाफ m। मास कितना है? मास कितना है? 0.5। ठीक, इंटू v2 कितना है? 5 इंटू 2 टू द पावर 3/2, उसके ऊपर 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 3/2 इंटू 2, मतलब 2 का क्यूब बचेगा, है ना। यहां से एक और एक ये गया तो 2 का स्क्वायर बचा। कितना आ रहा है? 50। यूनिट बताओ? जूल। 50 जूल। क्या कर रहे हैं इसमें? वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है? एक्स के साथ वेरी कर रही है ना। टी के टर्म्स में दिया होता अपन डिफरेंशिएट कर लिए होते, एक्सेलरेशन आ गया होता, लेकिन क्या दिया है? नहीं, नहीं दिया है ना। चलो हो गया। जो डेरिवेशंस दिए हैं वर्क एनर्जी के वो कर लेना, वो आते हैं, ठीक है। हो गया।